छोटा सा एग्जांपल, 2019 में मैंने एक क्लाइंट 35 लाख रुपीस से स्टार्ट किया, जो कि आज कॉर्पस है 2.1 CR का। हमने कैसे उसे मैनेज किया या हमने कौन सी चीज़ों को ध्यान दिया, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं अमनदीप सिंह सासन, मिस्टर म्यूचुअल फंड्स, आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल मिस्टर म्यूचुअल फंड्स में। आज इस वीडियो में हम वो मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे जो हमें नहीं करना है, ताकि हमारा पोर्टफोलियो जो है डिस्ट्रॉय होने से बच सके। आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को प्लीज देखिएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये मेरी जर्नी और मेरे इन्वेस्टर्स की जर्नी जो हमने साथ में जी है पिछले 7-8 साल से, जब मैं क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूं। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। मतलब कि एक कोई क्लाइंट है, मैंने उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग तो कर ली, बट मैंने उसका डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया। मतलब उसे 100 रुपए डालने थे, तो मैंने 100 के 100 रुपए हैं वो एक ही जगह डाल दिए, फॉर एग्जाम्पल इक्विटी में डाल दिए। बट मैंने जो अच्छे टूल्स हैं, रियल स्टेट, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस मेटल्स की बात करें, या फिर मैं डेट में उनका जो है एलोकेशन रखना ही भूल गया। फॉर एग्जांपल, मैंने इक्विटी में अभी 2024 में किसी का पोर्टफोलियो स्टार्ट किया हो और मैंने 100% इक्विटी में ही पैसा डाल दिया, तो उससे क्या होगा कि जब मैंने स्टार्ट किया ऑल टाइम हाई पे, बट मार्केट गिर गया, तो मैंने एक ही जगह रखा, तो अभी क्लाइंट थोड़ा सा ना पैनिक की सिचुएशन में भी आ सकता है, क्योंकि मैंने उसका 100% जो पोर्टफोलियो है वो इक्विटी में रखा है। अब हम सेकंड मिस्टेक की तरफ आते हैं, इमोशनल डिसीजन मेकिंग। बेसिकली इमोशनल डिसीजन मेकिंग जो मैंने देखी है या जो मैंने ऑब्जर्व की है, वो आती है या तो डर से, या फिर लालच से, या फिर किसी चीज को कॉपी करने से। डर कैसा कि मैंने फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट किया है इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना, मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर ने भी मुझे प्रॉपर रिस्क प्रोफाइलिंग और एसेट एलोकेशन के हिसाब से इन्वेस्ट कराया, बट मार्केट एकदम जैसे 86,000 से 77,000 तक आ गया। मैं डर गया और मैंने उस बेसिस पे मैंने जो मेरी इक्विटीज हैं या जो मेरे म्यूचुअल फंड्स हैं, मैंने बेच दिए लॉस में। तो ये सबसे बड़ा एक जो है डर, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है इमोशनल डिसीजन मेकिंग का, जो हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें अगर हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर या हमें ये समझना है, अगर मैंने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है तो मेरा मिनिमम टाइम होराइजन जो है 5 साल या 7 साल का होना चाहिए। सेकेंड, लालच कैसा? जैसे मैंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, उसका मुझे रिटर्न्स अच्छा आया। फॉर एग्जांपल, मुझे डायरेक्ट इक्विटी में 10 स्टॉक्स में से इन्वेस्ट किया, उस 10 स्टॉक्स में से मुझे एक स्टॉक ने बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम में 20% या 30% रिटर्न दे दिया, तो मेरे मन में लालच आ गया कि यार मैं पूरा पैसा निकाल के इसी स्टॉक में डाल देता हूं, क्योंकि ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये भी एक इमोशनल डिसीजन मेकिंग की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हमने अगर 10 स्टॉक्स लिए तो कोई कारण होगा, उसके सेक्टर्स होंगे या डिफरेंट उसकी फील्ड होगी या डिफरेंट होराइजन होगा। अब एक स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दे दिया, तो मैं ऐसा नहीं है कि मेरे बाकी के 9 स्टॉक्स का बेच के और उसमें पैसा डाल दूं। तो ये लालच हमें नहीं करना है, या लालच वाली जो मिस्टेक है हमें इमोशनल डिसीजन मेकिंग हमें नहीं करना है। अब जो तीसरा आता है वो कॉपी आता है। मेरे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, मैं उनमें एक चीज देखता हूं कि किसी की सक्सेस हुई है इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में, अगर रिटर्न्स बना है, तो मैं डायरेक्टली उसे कॉपी कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल, किसी ने स्मॉल कैप के 6 फंड ले रखे और लार्ज कैप का 2 ही फंड ले रखे हैं, तो वो क्या करेगा, एग्जैक्ट उसको कॉपी कर लेगा, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि जिस इंसान ने अगर वो किया, तो उसने उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग और उसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वो चीज की होगी। आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और आपका रिस्क प्रोफाइल है वो डिफरेंट है। तो कॉपी करना एक इमोशनल डिसीजन मेकिंग की बहुत बड़ी गलती होती है, तो हमें इन चीजों से भी अवॉइड करना है। थर्ड सबसे बड़ी मिस्टेक है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की कमी। जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगर मेरा होराइजन मिनिमम 5 साल या 7 साल है, तो मुझे शॉर्ट टर्म में जो पैनिक्स हैं या शॉर्ट टर्म में जो मेरे नेगेटिव डिट्रॉइशन है, मेरे डिट्रॉइट हो गया मेरा पोर्टफोलियो, तो मुझे वो टेक केयर ही नहीं करना कि मेरा होराइजन अगर 7 साल का है, तो मैं अभी से क्यों चिंता करूं कि यार वो नीचे चला गया, तो कंटिजेंसी फंड से या लिक्विड फंड से मैं उसकी एवरेजिंग अच्छे तौर पर कर सकता हूं। अगर 10-15% का मेरा पोर्टफोलियो में करेक्शन आया है, तो एक एग्जांपल से उसको समझेंगे कि अगर आज मैंने फसल बोई है, अगर मैं उसमें 24 घंटा ही पानी डालता रहूं, तो वो ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में फॉर एग्जांपल मुझे 2 घंटे पानी डालना था और वो 2 महीने बाद फसल पक के तैयार होती, तो मैं 24 घंटे डाल दूंगा, तो वो 2 महीने के बजाय 6 दिन या 7 दिन में मुझे फसल पकी हुई मिलेगी। नहीं होगा, टाइम है, टाइम देना पड़ेगा। जैसे फिर उसमें धूप आएगी, धूप लगेगी और उसका एक पूरा मैकेनिज्म है, पूरा प्रोसेस है, वैसा ही प्रोसेस होता है इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट जर्नी या वेल्थ क्रिएशन की जर्नी का। हमें टाइम पर्सपेक्टिव हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि मिनिमम ऑफ 5 इयर्स, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मिनिमम 5 इयर्स। पीरियोडिकली रिव्यू इज सर्टेन थिंग, बट आपका मिनिमम होराइजन होना चाहिए 5 साल का। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, मतलब आप में शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है और ये आपके जो है बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं या करने जाएंगे। आपको आपके इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने का मौका बिल्कुल देना चाहिए। फोर्थ जो मिस्टेक है, ये भी मैं सबसे बड़ी मिस्टेक मानता हूं कि अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर ना करना या पोर्टफोलियो को रीबैलेंस ना करना। मैं इसे सबसे बड़ी मिस्टेक इसलिए मानता हूं कि मैंने रिस्क प्रोफाइलिंग तो कर ली, मैंने मेरा रिस्क असेसमेंट कर लिया, मैंने अच्छा एसेट एलोकेशन कर लिया, अच्छे फंड्स पकड़ लिए, अच्छी जगह इन्वेस्ट कर लिया, बट अब मैं मॉनिटर करना बंद कर गया हूँ। ऐसा नहीं होता है। कई जगह एग्जाम्पल्स है, साइक्लिकल मूवमेंट्स म्यूचुअल फंड्स में भी आते हैं, स्टॉक्स में भी आते हैं, रियल स्टेट में भी आते हैं, गोल्ड में भी आते हैं। अक्रॉस एसेट एलोकेशन में अगर मैं बात करूंगा तो साइक्लिकल अप ट्रेंड भी आते हैं और साइक्लिकल डाउन ट्रेंड भी आते हैं। तो हमें उस चीज़ को मॉनिटर करना चाहिए और पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ में।